कौन कमबख्त पीता है गम मिटाने के लिए। हम तो पीते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए। वाह 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 वाह, चीयर्स। पर घबराइए मत, अल्कोहल इंडस्ट्री से पैसा कमाने के लिए आपको पीने की जरूरत नहीं है, और ना ही जरूरत है देश का सबसे बड़ा लिकर बैरन बनने की। जरूरत है तो केवल ये जानने की कि आखिर इस इंडस्ट्री में हो क्या रहा है। आप YouTube पर बेस्ट लिकर स्टॉक्स इन इंडिया सर्च करेंगे तो ज्यादातर वीडियोस में आपको सिर्फ यही डिस्कशन दिखेगा कि कौन सा स्टॉक ओवर वैल्यूड है, कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड है, कौन सा स्टॉक को इस समय लेने का सही समय है और कौन से को नहीं। पर आप ही मुझे बताइए कि कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड। हम तो ये तभी बता पाएंगे ना जब हमें ये पता होगा कि कंपनी करती क्या है और उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, वो रेवेन्यू कैसे कमाती है, उसकी कॉस्ट क्या है और उसके कैश फ्लोज क्या है। इनफैक्ट हमें तो ये भी पता होना चाहिए कि ये मार्केट का साइज कितना है, इस मार्केट के कोई ग्रोथ है भी कि नहीं है, ग्रोथ है तो कितनी है और क्यों है। लेकिन नहीं, ये सब डिस्कशन 15 सेकंड में हो ही नहीं सकती। तो इसलिए उन वीडियोस में आपको एक स्टॉक चिपका दिया जाएगा और आप उसको ले लेंगे बिना कंपनी के बारे में कुछ भी जाने। तो जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपका मकसद ये जानना है कि इस इंडस्ट्री का बेस्ट स्टॉक कौन सा है, तो प्लीज़ आपसे विनती है कि अभी इसी वक्त इस वीडियो को बंद कर दीजिए, क्योंकि मेरा वो मकसद है ही नहीं। इनफैक्ट मैं तो ये चाहता हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप मुझे बताने वाले बने कि कुणाल, मेरे हिसाब से फॉर मी दिस इज़ द बेस्ट स्टॉक। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। आज से लगभग 10 साल पहले मैंने बियर का पहली बार टेस्ट किया था। मैं कॉलेज में था, कॉलेज फेस्ट चल रहा था। मेरा दोस्त लक्ष्य पास की एक वाइन शॉप से 2 बियर की बोतल ले आया, किंगफिशर, एक अपने लिए और एक मेरे लिए। टेस्ट तो देखिए, ऑनेस्टली मुझे कुछ खास अच्छा लगा नहीं, पर उस वाइन शॉप का विजुअल आज भी मेरे दिमाग में काफ़ी फ्रेश है। वाइन शॉप क्या, छोटी सी एक शराब का ठेका था। पर मैंने कहा यार, इसमें ऐसा क्या है जो लोग इसको लेने के लिए एकदम धक्का मुक्की कर रहे हैं, लाइन में लगा के खड़े हुए हैं। उस दिन से आज दिन तक, आज 10 साल हो चुके हैं, पर वाइन इंडस्ट्री हो, चाहे बियर इंडस्ट्री हो, चाहे ओवरऑल अल्कोहल इंडस्ट्री हो, इंडिया में काफ़ी बदलाव आ चुका है। किंगफिशर की बियर ही 80 रुपये की हुआ करती थी 10 साल पहले, आज वो लगभग डबल होकर 150 रुपये की हो चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है, उस बियर को बनाने वाली कंपनी, उसका स्टॉक पिछले 10 साल में 20 गुना बढ़ चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड ब्रूवरीज की, द किंग ऑफ गुड टाइम्स। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल सहगल और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा इसमें है क्या जो दुनिया भर में रोज की लगभग 80 करोड़ लीटर बिकती है। 80 करोड़ पर डे। आई एम श्योर आप में से कई सारे लोग इस फील्ड के बहुत बड़े एक्सपर्ट्स होंगे, पर मेरे जैसे नौसिखियों के लिए, जिनको विस्की और ब्रांडी में फ़र्क नहीं पता, वोडका और टेकीला में फ़र्क नहीं पता, और कुछ को तो शायद बियर और वाइन में भी फ़र्क नहीं पता होगा, उन लोगों के लिए चीज़ें सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए, अल्कोहलिक बेवरेजेस मेनली 3 मेजर कैटेगरीज में क्लासीफाई करी जाती हैं। ये हैं स्पिरिट्स, बियर्स और वाइन्स। इन 3 के अलावा भी कुछ हैं, लेकिन यही 3 मेन है जिसको आपको जानने की ज़रूरत है। अब बियर बनती है किसी ग्रेन को फर्मेंट करके, ज़्यादातर बार्ली या फिर जिसको हिंदी में जौ भी बोलते हैं, उसको फर्मेंट करके बियर बनाई जाती है। वाइन बनती है किसी फ्रूट को फर्मेंट करके, और ज़्यादातर इस केस में अंगूर यानी कि ग्रेप्स यूज़ होते हैं। और स्पिरिट्स में आ जाते हैं विस्की, रम, वोडका, टेकीला, ये सब। और ये या तो किसी ग्रेन को फर्मेंट कर बना सकते हैं, या फिर किसी फ्रूट को फर्मेंट कर सकते हैं, या इवन वेजिटेबल को फर्मेंट कर सकते हैं और फिर बाद में डिस्टिल किया जाता है। और इन 3 कैटेगरीज में से दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पी जाने वाली ड्रिंक है बियर, जो कि उस 80 करोड़ लीटर्स पर डे ड्रिंक्स जो पी जाती हैं रोज़ की, उसमें से 50 करोड़ लीटर सिर्फ बियर ही है। और स्पिरिट्स लगभग 8 करोड़ और वाइन्स लगभग 8 करोड़ लीटर रोज़ की पी जाती हैं। पर इंडिया में इसका बिल्कुल ही उल्टा है। इंडिया में 92% ऑफ द ओवरऑल अल्कोहल बेवरेज सेल्स is in the form of spirits, around 8% is in the form of beer, and wine accounts for less than 1% of total. अब सवाल ये उठता है कि इंडिया ऐसी हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस में स्पिरिट्स की ज़्यादा डिमांड क्यों है, जबकि स्पिरिट्स तो खुद में बहुत गर्म होती हैं। एंड ऑन द अदर हैंड, यूरोपियन कंट्रीज जो कि काफ़ी कोल्ड होती हैं जनरली, वहाँ पर वाइन्स और बियर्स कोल्ड फॉर्म में कंज्यूम करी जाती हैं। देखिए, इसका सीधा सीधा जवाब है कॉस्ट्स, क्योंकि इंडिया अभी भी एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। हमारे ज़्यादातर मार्केट्स में कंज्यूमर्स प्राइस सेंसिटिव होते हैं, और विस्की में 30 to 40% अल्कोहल कंटेंट होता है, जिसको ABV या अल्कोहल बाय वॉल्यूम भी बोला जाता है। वहीं दूसरी ओर वाइन्स में 10 से 15% होता है, और बियर में तो 5-6% ही होता है। तो जहां एक एवरेज यूरोपियन अल्कोहल कंज्यूमर टेस्ट के लिए पीता है, एक इंडियन एवरेज कंज्यूमर को चाहिए मोर अल्कोहल पर रुपी। और जहां ग्लोबली अल्कोहलिक बेवरेज कंजम्पशन 52 लीटर्स पर एनम पर कैपिटा होता है, इंडिया में ये सिर्फ 12 लीटर पर कैपिटा पर एनम है।
और फाइनली जहां ग्लोबली हर 10 में से 4 लोग अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, मतलब लगभग 40%, इंडिया में ये नंबर करंटली सिर्फ 33% पर है। बट दिस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू अबाउट 40% इन द नेक्स्ट 3 to 5 years। और इस ग्रोथ के 3 मेन कारण हमें दिखाई देते हैं। पहला, यंग जनरेशन की सोशल ड्रिंकिंग हैबिट्स का बढ़ना। दूसरा, डिस्पोजेबल इनकम्स का बढ़ना। और तीसरा, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस अभी इंडस्ट्री फ्रेंडली होती जा रही हैं। चलिए अब बढ़ते हैं इंडिविजुअल कंपनीज की तरफ, जिसके लिए आपने बेसिकली इस वीडियो को क्लिक करा है। देखिए, इंडिया में वैसे तो लगभग 15 कंपनीज लिस्टेड हैं इस इंडस्ट्री में, पर उनमें से सिर्फ 5 ही हैं जो कि या तो मिड कैप या स्मॉल कैप या लार्ज कैप कही जा सकती हैं। उसके अलावा सब माइक्रो कैप में क्लासीफाई करेंगे हम। इसमें लार्ज कैप में आएंगी यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूरीज, मिड कैप में आएगी रैडिको खैतान, और स्मॉल कैप्स में आएंगी ग्लोबल स्पिरिट्स और अपनी सबसे नई कंपनी सुला विनयार्ड। देखिए, किसी भी इंडस्ट्री को समझने के लिए उसके KPI समझना काफ़ी ज़रूरी है। KPI बोले तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। अब हमारी इंडस्ट्री के KPIs काफ़ी सिंपल हैं, या यूँ कहूँ कि कंज्यूमर फेसिंग रिटेल में यूजुअली KPIs सिंपल ही होते हैं। हम सेल्स देखते हैं, सेल्स ग्रोथ देखते हैं, हम ये देखते हैं कि सेल्स ग्रोथ वॉल्यूम लेड है या प्राइस लेड। आइडियली आई वुड वांट कि मेरी कंपनी वॉल्यूम से भी सेल्स ग्रोथ कर रही है और प्राइस से भी सेल्स ग्रोथ कर रही है। उसके बाद हम प्रॉफिटेबिलिटी पे जाएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी में मैं एटलीस्ट 3 मैट्रिक्स देखता हूँ: ग्रॉस मार्जिन्स, एबिडा मार्जिन्स और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स। फिर हम एक कैश फ्लोज पे नज़र मारेंगे, जिसमें मेरे लिए वर्किंग कैपिटल, केपेक्स रिक्वायरमेंट्स और इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे मैं FCF यानी फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट करूँगा। उसके बाद एक नज़र हम बैलेंस शीट पे मारेंगे, जिसमें नेट डेट और लिक्विडिटी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे, कुणाल वैल्यूएशंस और शेयर प्राइस का क्या? हाँ, उस पर भी आएंगे, लेकिन आप ही बताइए, जिस इंडस्ट्री में 5 ही ढंग के प्लेयर्स हैं, उसमें आपके पास चॉइस ही कहाँ है? खैर, शुरू करते हैं अपनी लिस्ट की सबसे पहली कंपनी से, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, जो कि इंडिया की नंबर 1 अल्कोहलिक बेवरेज कंपनी है। ये कंपनी इतनी बड़ी है कि देश में बिकने वाली हर 3 में से 1 बॉटल इसकी होती है, मतलब 33% वॉल्यूम शेयर। इसके 80 ब्रांड्स हैं, जिसके थ्रू ये 8 करोड़ केसेस साल के बेचती है। केसेस बोले तो पेटियां, जिसमें 12 बॉटल्स होती हैं। ये कंपनी खाली ब्रांड से ही नहीं, अपने प्रोडक्ट वाइज भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। ये विस्की, रम, ब्रांडी, जिन, वोडका जैसे सारे स्पिरिट्स बेचती है, इवन वाइन्स बेचती है, सिर्फ बियर नहीं बनाती है। आपको यूनाइटेड स्पिरिट्स के कुछ पॉपुलर ब्रांड्स का नाम बताता हूँ: एंटिक्विटी, सिग्नेचर, ब्लैक डॉग, हेवर्ड्स, रॉयल चैलेंज। इनमें से कुछ ब्रांड्स तो मिलियनर ब्रांड्स कहलाती हैं, मतलब साल के 10 लाख केसेस बेचने वाली। इनफैक्ट कुछ के तो 1 करोड़ केसेस से ज़्यादा बिकते हैं। पर इसकी जो नंबर 1 ब्रांड है, वो साल के 2.5 करोड़ केसेस बेचती है। उसका नाम है मैकडॉवेल्स नंबर 1। ये ब्रांड इतनी पॉपुलर है कि ये सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली लिकर ब्रांड है। वैसे कंपनी का NSE टिकर भी मैकडॉवेल्स ही है। मैकडॉवेल एक्चुअली कंपनी के फाउंडर एंगस मैकडॉवेल का सरनेम था, जिन्होंने ब्रिटिश राज में इंडिया में अल्कोहल और टोबैको की ट्रेडिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, ट्रेडिंग के लिए एक कंपनी एस्टैब्लिश करी, जिसको अंग्रेजों की एग्जिट के बाद में 1951 में विजय माल्या के पिताजी विठल माल्या ने खरीद लिया। और उनके देहांत के बाद में विजय माल्या ने इस कंपनी के चेयरमैनशिप ली और अपने अंडर इस कंपनी को इंडिया की नंबर 1 लिकर कंपनी बनाया। लेकिन 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस के बंद हो जाने के बाद विजय माल्या ने यूनाइटेड स्पिरिट्स का मेजॉरिटी स्टेक ब्रिटेन की डियाजियो को बेच दिया था। डियाजियो बाय द वे आज दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट लिकर मैन्युफैक्चरर है, और आज भी यूनाइटेड स्पिरिट्स का मेजॉरिटी स्टेक 56% डियाजियो के पास में है। और यही कारण है कि आपको यूनाइटेड स्पिरिट्स के पोर्टफोलियो में केवल इंडियन मैन्युफैक्चर ब्रांड्स नहीं, डियाजियो की कुछ आइकॉनिक इंटरनेशनल ब्रांड्स भी दिखेंगी, जैसे कि ग्लेनफिडिच, जॉनी वॉकर, कैप्टन मॉर्गन, स्मर्नॉफ और बैट 69। चलिए फाइनेंशियल्स की ओर एक नज़र मारते हैं। ऐसे ब्रॉड लेवल पे देखा जाए तो डियाजियो के टेक ओवर के बाद से कंपनी के रेवेन्यू कुछ खास ग्रो नहीं हुए। फाइनेंशियल ईयर 14 में कंपनी की सेल्स 9400 करोड़ थी, जो कि कोविड के चलते फाइनेंशियल ईयर 21 में 8100 करोड़ हो गई थी। पर कंपनी की सेल्स में थोड़ी बहुत पोस्ट कोविड रिकवरी दिखाई देती है, जिसके चलते LTM यानी कि लास्ट 12 मंथ दिसंबर 22 में कंपनी की सेल्स 10,600 करोड़ हो चुकी हैं। बट स्टिल दिस ओनली ट्रांसलेट्स टू अ रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ अबाउट 1.5% CAGR from FY14 to LTM December 2022, which to say the least is quite lackluster. But as they say, let's not judge the book by its cover. देखिए, डियाजियो ने यूनाइटेड स्पिरिट्स के रूप में एक बहुत बड़ी, बहुत सक्सेसफुल इंडिया की नंबर 1 अल्कोहलिक बेवरेज कंपनी ज़रूर खरीदी थी, लेकिन उसमें बहुत सारे ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज थी,
और बैलेंस शीट मिसमैनेजमेंट थी। तो rather than focus on the top line, Diageo decided to focus on the inefficiencies first। सीधी भाषा में बोले तो कंपनी तो बढ़िया थी, लेकिन उसके प्रॉफिटेबिलिटी और बैलेंस शीट दोनों ही काफ़ी ख़राब थे और Diageo ने इन्हीं पर सबसे पहले फोकस किया। अब हमने रेवेन्यूज़ का तो हाल देख लिया, बट इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको कहा था हम प्रॉफिटेबिलिटी 2-3 लेवल पे चेक करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट्स की बात करें तो कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स लगभग 40 to 45% पे प्री Diageo भी हुआ करते थे और आज भी वही केस है, सो नो प्रॉब्लम देयर। लेकिन EBITDA मार्जिन पर जब हम देखते हैं तो FY14 में EBITDA margin were just 3%, which under Diageo have grown to about 14, 15, 16% in the last 4-5 years। तो Diageo की ओनरशिप में जहाँ टॉप लाइन सिर्फ 8% CAGR से बढ़ी है since FY14, EBITDA has grown by 20% per annum। Well done Diageo। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कंपनी की दो मेजर प्रॉब्लम्स थी, उसकी लो प्रॉफिटेबिलिटी और हाई डेट। तो Diageo ने दूसरा वार किया कंपनी के डेट पर। फाइनेंशियल ईयर 14 में यूनाइटेड स्पिरिट्स का नेट डेट था 7600 करोड़ रुपए, जो कि आज घटकर लगभग 330 करोड़ रुपए रह गया है। किसी भी कंपनी की बोरोइंग्स ज्यादा हैं या कम, ये इस पर डिपेंड करता है कि कंपनी का ओवरऑल स्केल कितना है, और इस चीज को मेजर करने के लिए हम नेट लेवरेज करके एक मेट्रिक देखते हैं, जो कि नेट डेट ओवर EBITDA करके कैलकुलेट होती है। यूनाइटेड स्पिरिट्स की जब Diageo ने खरीदा, नेट लेवरेज 25 गुना थी FY14 में, जो कि आज घट कर ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है, 0.2 टाइम्स टू बी वेरी स्पेसिफिक। मतलब Diageo के अंडर कंपनी ने ना सिर्फ EBITDA ग्रो करा, अपना नेट डेट भी साथ साथ में घटाया। और वो कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी के डेट घटने से एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है, एक पूरी साइकिल चालू हो जाती है। अगर डेट कम होगा तो कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस कम होगा, और जनरली अगर कंपनी एक डिसेंट ग्रोथ रेट पर है, EBITDA ग्रो कर पा रही है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कम होने से कंपनी का नेट प्रॉफिट और कैश फ्लोज बढ़ते रहेंगे, और वो कैश फ्लोज कंपनी और डेट रीपेमेंट के लिए यूज कर सकती है, और डेट रीपेमेंट से क्या होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस और कम होगा। एंड दिस साइकिल कैन एक्चुअली गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन अंटिल द कंपनी बिकम्स डेट फ्री, जो कि यूनाइटेड स्पिरिट्स के केस में बहुत खूबसूरती से हुआ भी। तो चलिए एक नज़र नेट इनकम या फिर पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे मार लेते हैं। Diageo ने जब कंपनी को खरीदा तब कंपनी एक नेट लॉस मेकिंग कंपनी थी, लगभग 4,500 करोड़ का लॉस था कंपनी पर, मतलब -48% का मार्जिन इन फाइनेंशियल ईयर 14। लेकिन Diageo के मैनेजमेंट के अंडर कंपनी आज की डेट में पॉजिटिव 800 करोड़ की नेट प्रॉफिट कमाती है। FY21 के कोविड ईयर को हटा दें तो पिछले 5 साल में नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग 7-8% पर रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं कंपनी के कैश फ्लोज की तरफ। मेरे हिसाब से कैश फ्लोज को देखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है फ्री कैश फ्लो या FCF को एनालाइज करना। फ्री कैश फ्लो वो कैश फ्लोज होते हैं जो कंपनी के सारे मेजर खर्चे निकालने के बाद कंपनी के कैपिटल प्रोवाइडर्स के लिए बचता है। कैपिटल प्रोवाइडर्स बोले तो शेयर होल्डर्स और लेंडर्स। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है EBITDA माइनस नेट वर्किंग कैपिटल चेंजेस माइनस कैश टैक्सेस माइनस केपेक्स माइनस कैश इंटरेस्ट। यूनाइटेड स्पिरिट्स के FCF की बात करें तो FY14 में कंपनी ने 1400 करोड़ का कैश बर्न किया था, मतलब -1400 करोड़ FCF। और क्योंकि पिछले 7-8 सालों में कंपनी ने साल दर साल Diageo की ओनरशिप के अंडर डेट रीपेमेंट करने का फैसला किया, तो वो आज नेगेटिव कैश फ्लो जो FY14 में 1400 करोड़ नेगेटिव था, वो पिछले साल FY22 में बढ़कर पॉजिटिव 700 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। एंड एज एक्सपेक्टेड इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था इंटरेस्ट पेमेंट्स, जहां FY14 में कंपनी ने 950 करोड़ रुपए का कैश इंटरेस्ट दिया। पिछले साल वो इंटरेस्ट घटकर सिर्फ 50 करोड़ रह गया था। इसका मतलब आप समझते हैं, हर साल लगभग 900 करोड़ रुपए की कैश की बचत। तो अगली बार कोई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर आपको EMI पे आईफोन खरीदने की सलाह दे तो उसको ये वीडियो जरूर दिखा देना। चलिए अब हमने ये तो एस्टैब्लिश कर लिया कि Diageo की ओनरशिप के अंडर यूनाइटेड स्पिरिट्स एक डेट फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी बन चुकी है, पर सवाल ये आता है कि इसकी टॉप लाइन या रेवेन्यूज क्यों नहीं ग्रो हो रहे। इसके दो मेन रीजंस हैं और दोनों का ही लिंक है टू समथिंग कॉल्ड प्रीमियमाइजेशन। देखिए, बात यह है कि इंडियन कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ रही है, उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी बढ़ रहा है और उनका साथ में इंटरनेशनल टेस्ट भी डेवलप हो रहे हैं। साथ ही साथ ड्रिंकिंग नॉर्मलाइज होने लग गई है और कुछ सर्कल्स में तो ड्रिंकिंग प्रेस्टीज से भी लिंक करी जा रही है। तो इस सब के चलते इंडियन अल्कोहल ड्रिंकर्स थोड़ी महंगी शराबों की तरफ बढ़ रहे हैं और इसी को अल्कोहल बेवरेज इंडस्ट्री में कहा जाता है प्रीमियमाइजेशन। अभी तक हम ये तो देख चुके हैं कि यूनाइटेड स्पिरिट्स का ब्रांड पोर्टफोलियो अलग अलग अल्कोहलिक बेवरेज टाइप से काफी डाइवर्सिफाइड है।
लेकिन ये प्राइस में भी बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। कंपनी अपने ब्रांड्स को 4 मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई करती है ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस: पॉपुलर, प्रेस्टीज, प्रीमियम और लग्जरी। पॉपुलर में इनकी सबसे सस्ती मास मार्केट वाली ब्रांड्स आती हैं, जैसे कि हेवर्ड्स, बैकपाइपर, व्हाइट मिस्चिफ। इससे ऊपर आती है प्रेस्टीज कैटेगरी, जिसमें रॉयल चैलेंज, मैकडॉवेल्स और सिग्नेचर जैसी ब्रांड्स आती हैं। उससे ऊपर आती है प्रीमियम, जिसमें वैट 69, ब्लैक डॉग, ब्लैक एंड व्हाइट, कैप्टन मॉर्गन और स्मर्नॉफ जैसी ब्रांड्स आती हैं। और सबसे ऊपर आती है लग्जरी कैटेगरी, जिसमें कंपनी की सबसे महंगी बिकने वाली ब्रांड्स हैं, जैसे कि जॉनी वॉकर, सिंगलटन और ग्लेनफिडिच। डियाजियो ने पिछले कुछ सालों में यूनाइटेड स्पिरिट्स के पॉपुलर ब्रांड पोर्टफोलियो, यानी कि सबसे सस्ती ब्रांड्स में से फोकस कम किया है, और इसी के चलते 2016-17 से कंपनी अपने कुछ पॉपुलर ब्रांड्स को फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू बेच रही है। किसी भी बिजनेस के लिए फ्रेंचाइज मॉडल एक कैपिटल लाइट, स्टेबल इनकम कमाने का एक अच्छा तरीका होता है। फ्रेंचाइज मॉडल के अंदर कंपनी ना तो खुद की मैन्युफैक्चरिंग करती है, ना ही उसकी मार्केटिंग या फिर सेल्स या डिस्ट्रीब्यूशन। ये फ्रेंचाइजीज यूनाइटेड स्पिरिट्स की ब्रांड नेम यूज करने के लिए कंपनी को एक फिक्स्ड फीस प्रोवाइड करती हैं। फ्रेंचाइजीज को बनी बनाई ब्रांड्स मिल जाती हैं और यूनाइटेड स्पिरिट्स को विदाउट किसी एडिशनल कॉस्ट के एक फिक्स्ड इनकम, या फिर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की भाषा में बोले तो पैसिव इनकम। और इसी के चलते यूनाइटेड स्पिरिट्स ने पिछले 6-7 साल में अपनी फैक्ट्रीज की गिनती ऑलमोस्ट हाफ कर चुकी है, और इसी के कारण कंपनी का केपेक्स भी कम हुआ है और हाई वैल्यू हाई मार्जिन ब्रांड्स पे फोकस भी बढ़ा है। डियाजियो ने इस पोर्टफोलियो रीफोकस के अंदर पिछले साल 2022 में एक और बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाया, जिसके अंदर यूनाइटेड स्पिरिट्स ने अपनी 32 मास मार्केट ब्रांड्स को सिंगापुर की इनब्रू को बेचने का फैसला लिया। कंपनी को इन ब्रांड्स के बदले 820 करोड़ का कैश मिलेगा। और इससे भी अच्छी बात यह है कि इन 32 ब्रांड्स में यूनाइटेड स्पिरिट्स की नंबर 1 और नंबर 2 सेलिंग ब्रांड्स नहीं इंक्लूडेड हैं, मैकडॉवेल्स और डायरेक्टर स्पेशल। ये तो कंपनी की कैश काउज है ना, तो कंपनी ने इनको रिटेन कर लिया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये मास मार्केट ब्रांड्स यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए लो वैल्यू, लो ग्रोथ, लो मार्जिन प्रोडक्ट्स थे, और ये बात हमें कंपनी के FY22 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी दिखती है, जहां प्रेस्टीज एंड अबव, मतलब प्रेस्टीज, प्रीमियम और लग्जरी ब्रांड्स की ओवरऑल सेल्स पिछले 3 साल में 7% CAGR से बढ़ी है। वहीं ये पॉपुलर या फिर मास मार्केट ब्रांड्स, उनकी सेल्स पिछले 3 साल में इनफैक्ट 5% CAGR से घटी है। कंपनी इस एसेट सेल से जनरेट करे हुए कैश को प्रेस्टीज, प्रीमियम और लग्जरी ब्रांड्स में इन्वेस्ट करेगी, उनकी R&D में इन्वेस्ट करेगी, उनकी मार्केटिंग में इन्वेस्ट करेगी। इस डील के बाद कंपनी की ओवरऑल सेल्स 8 करोड़ केसेस से घटकर 5.5 करोड़ केसेस रह जाएगी। रेवेन्यू लगभग 760 करोड़ से कम हो जाएगा और EBITDA 120 करोड़ से कम हो जाएगा, विच ट्रांसलेट्स टू अबाउट 7-8% ऑफ द ओवरऑल कंपनी। वैसे इस न्यूज़ को सुनने के बाद अगर आप कंपनी के शेयर प्राइस को देखने जा रहे हैं, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मार्केट ऑलरेडी इस न्यूज़ को प्राइस इन कर चुकी है कंपनी के शेयर प्राइस में। खैर, शेयर प्राइसेस और वैल्यूएशन की बात हम बाद में करेंगे, पर उससे पहले अपनी बाकी 4 कंपनीज को डिस्कस कर लेते हैं। होपफुली अब तक आपके इस इंडस्ट्री को लेकर सभी फंडामेंटल्स क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इंडस्ट्री के एक और जायंट की तरफ, यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड या UBL। आपको शायद पता ही होगा कि एक टाइम पर इस कंपनी के प्रमोटर भी विजय माल्या हुआ करते थे। वैसे तो यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूअरीज की प्रोडक्ट कैटेगरी बिल्कुल ही अलग है। जहां यूनाइटेड स्पिरिट्स हार्ड लिकर पे फोकस करती है, यूनाइटेड ब्रूअरीज केवल बियर्स बनाती है। लेकिन इन दोनों कंपनीज की स्टोरी बहुत ज़्यादा सिमिलर है। यूनाइटेड स्पिरिट्स की तरह ही UBL भी अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही है। इसको भी आज़ादी के बाद विट्ठल माल्या साहब ने खरीदा था। इसको भी विजय माल्या के अंडर एक बहुत मैसिव ग्रोथ और एक बहुत बड़ा डेट क्राइसिस देखना पड़ा, और इसके डेट क्राइसिस भी एक विदेशी कंपनी ने इसको खरीद कर सॉल्व किया। बट परहैप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, UBL भी यूनाइटेड स्पिरिट्स की तरह एक मार्केट लीडर है। चलिए UBL के फाइनेंशियल्स में घुसने से पहले कंपनी की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। अर्ली 1900s में साउथ इंडिया में 5 बियर ब्रूअरीज हुआ करती थी। 1915 में स्कॉटिश मिनिस्टर थॉमस लीशमैन ने इन 5 ब्रूअरीज को कंबाइन किया और एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा यूनाइटेड ब्रूअरीज। अंग्रेजों की एग्जिट के बाद 1947 में ही विट्ठल माल्या ने इस कंपनी को खरीद लिया, और उनके जाने के बाद विजय माल्या ने इस कंपनी को मल्टीफोल्ड ग्रो करा, जिसमें कुछ एक्विजिशंस का भी हाथ था। उसके बाद 2005 में विजय माल्या ने कंपनी का 35% स्टेक स्कॉटिश एंड न्यूकैसल नाम की एक कंपनी को बेच दिया, और फिर 2008 में दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट बियर मैन्युफैक्चरर हेनिकेन ने स्कॉटिश और न्यूकैसल को खरीद लिया, और आज हेनिकेन के पास UBL में 60% से भी ज़्यादा स्टेक है। एंड इंटरेस्टिंगली, विजय माल्या स्टिल होल्ड्स 8% ऑफ द कंपनी, मेकिंग हिम द सिंगल लार्जेस्ट इंडिविजुअल शेयर होल्डर इन द कंपनी। नाउ
अनलाइक हार्ड लिकर मार्केट इन इंडिया, जिसमें लोकल और इंडियन ब्रांड्स की कंजम्पशन एमएनसी से कहीं ज़्यादा है, बियर मार्केट का कंजम्पशन पैटर्न इससे बिल्कुल ही अलग है। इंडियन बियर सेक्टर में 85% ऑफ द मार्केट शेयर बिलोंग्स टू एमएनसीज, mainly Heineken and AB InBev. And in the overall Indian beer market, UBL accounts for 54% of the market share, making it the undisputed market leader. UBL के brands mainly Kingfisher और Heineken इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं कि भले ही आपने कभी बियर पी हो ना हो, आपने इनके नाम तो ज़रूर सुने होंगे। UBL की इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी ने FY22 में 5,840 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करा था, which is a 38% growth year on year. But it is still less than pre-pandemic levels of 6,500 crore revenue in FY20, जिसके बाद हम सबको पता है कि कोविड में कितनी रेस्ट्रिक्शंस आई थी, जिसके कारण लगभग हर कंपनी की सेल्स इंपैक्ट हुई। उसी के चलते FY21 में कंपनी के रेवेन्यूज 35% से गिर गए थे, लगभग 4,200 करोड़ पर आ गए थे। बट द गुड थिंग इज कि पोस्ट कोविड कंपनी ने काफ़ी रैपिडली ग्रो करा है। LTM दिसंबर 22 में कंपनी ने 7,440 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करा, विच इज़ 14% हायर देन इवन इट्स प्रीवियस पीक। लेकिन जहां कंपनी के टॉप लाइन में हमें पोस्ट कोविड वी शेप रिकवरी देखने को मिली है, वहीं ग्रॉस मार्जिन प्री पैंडेमिक 51-52% हुआ करते थे, वो अब 45% पर आ गए हैं, जिसका मेन कारण है एन इंक्रीज इन द इनपुट कॉस्ट फॉर द कंपनी। बट द गुड न्यूज इज कि मैनेजमेंट ने अपने सितंबर 22 के कॉल में कमोडिटी प्राइसेस के कूल डाउन होने की एक्सपेक्टेशन दिखाई थी। EBITDA मार्जिन में भी हमें सिमिलर ट्रेंड दिखता है, जहां FY19 में कंपनी के 18% EBITDA मार्जिन हुआ करता था, कोविड के दौरान ये 9.5% पे आके गिर गया था। वी आर सीइंग सम रिकवरी इन द मार्जिन एंड LTM December 22 EBITDA margin was around 11%, but it is still a long way to go from pre-pandemic levels. मैनेजमेंट ने अपने लेटेस्ट क्वार्टरली कॉल में ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी कम करने की बात करी है, so probably we can see some more growth in the EBITDA margins of the company. बढ़ते हैं UBL की बैलेंस शीट और कैश फ्लोज की तरफ। हेनिकेन ने टेक ओवर के बाद UBL की बैलेंस शीट को सुधारने का फैसला किया और इसी के चलते FY13 में जो डेट 1300 करोड़ हुआ करता था, अभी लास्ट ईयर FY22 में वो केवल 10 करोड़ रह गया है। और आप इसका पॉजिटिव इफेक्ट कंपनी के फ्री कैश फ्लोज पर भी देख सकते हैं। FY13 में जहां कंपनी ने 200 करोड़ का नेगेटिव फ्री कैश फ्लो यानी कैश बर्न किया था, FY22 में वो बढ़कर पॉजिटिव 750 करोड़ हो चुका है। पर इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो में कंपनी के डेट रिडक्शन और EBITDA ग्रोथ का तो साथ है ही, लेकिन इसमें कंपनी के वर्किंग कैपिटल इनफ्लोज और लो केपेक्स का भी कंट्रीब्यूशन है। अगर ये वर्किंग कैपिटल और केपेक्स की नॉइस हटा दें तो कंपनी अभी FCF लेवल पे ऑलमोस्ट ब्रेक इवन है। सिंपल भाषा में बोलूँ तो कंपनी को कैश जनरेट करने के लिए अभी मार्जिन इंप्रूवमेंट की काफ़ी ज़रूरत है, और वो अचीव करी जा सकती है या तो रिटेल प्राइस को बढ़ाकर या कॉस्ट को घटाकर, और बेटर सो बोथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं इंडस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में। इसमें हम कवर करेंगे लिकर मैन्युफैक्चरर्स रैडिको खैतान और ग्लोबल स्पिरिट्स, और वाइन मैन्युफैक्चरर सुला विनियार्ड। शुरू करते हैं रैडिको खैतान से। रैडिको की शुरुआत हुई इन 1943 एज रामको डिस्टिलरीज, जो कि उस समय केवल थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करती थी दूसरी ब्रांड्स और आर्मी कैंटीन्स के लिए। 50 साल से ज़्यादा दूसरों के लिए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद 1997 में रैडिको ने अपनी खुद की पहली ब्रांड लॉन्च करी, जिसका नाम रखा 8PM। 8PM विस्की लॉन्च होते ही इतनी सुपरहिट हो गई कि अपने पहले ही साल में वो एक मिलियनर ब्रांड बन गई। मिलियनर मतलब इट सोल्ड ओवर 1 million केसेस जस्ट विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स लॉन्च। इस सक्सेस के बाद कंपनी ने अपनी खुद की और भी ब्रांड्स लॉन्च करी विद इन द लो वैल्यू मास मार्केट सेगमेंट, जिसमें कंपनी ने अपनी खुद की विस्की, वोडका, रम और ब्रांडीज लॉन्च करी। 8PM के अलावा कंपनी के पॉपुलर पोर्टफोलियो में ओल्ड एडमिरल ब्रांडी, कॉन्टेसा रम और इंडिया की सबसे फेवरेट वोडका मैजिक मोमेंट्स भी शामिल है। सबसे फेवरेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैजिक मोमेंट्स अलोन अकाउंट्स फॉर अबाउट 60% ऑफ द टोटल वोडका कंजम्पशन इन द कंट्री। इसके अलावा कॉन्टेसा रम इंडिया के डिफेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा पी जाने वाली रम है। इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी ने कंसिस्टेंटली पिछले 3 साल, पिछले 5 साल और पिछले 10 साल में अपनी टॉप लाइन को 10 से 12% CAGR से ग्रो किया है। LTM December 22 में कंपनी के रेवेन्यूज 3120 करोड़ थे। प्रॉफिटेबिलिटी पे आए तो कंपनी के ग्रॉस मार्जिन 2022 से पहले कंसिस्टेंटली 45 से 50% के बीच में रहते थे, बट बिकॉज ऑफ इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन 2022 में कंपनी के मार्जिन गिरकर 41% पे आ गए हैं, विच बाय द वे हैज़ हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम since 2008 for the company.
EBITDA मार्जिन की बात करें तो यहाँ भी प्री पैंडेमिक लेवल तो 16, 17, 18% हुआ करते थे, लेकिन अभी LTM दिसंबर 22 में मार्जिन घटकर 11% पर आ गए हैं। पर यहाँ भी UBL की तरह हम इसके आगे थोड़े मार्जिन ग्रो होने की उम्मीद कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द सेम 3 फैक्टर्स। फर्स्ट is the cooling down of input costs, second is an increase in the sale prices, and third is cost control measures taken by the management. बैलेंस शीट और कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत डेट रिडक्शन का थीम दिखेगा। कंपनी के बुक्स पे FY16 में 1000 करोड़ का डेट था, जो कि FY22 में घटकर 200 करोड़ रह गया है। वो बात अलग है कि पिछले 9 महीने में इन 2022 कंपनी ने 200 करोड़ का और डेट लिया है, एंड दैट इज टू फंड केपेक्स अराउंड प्रीमियमाइजेशन अगेन। जी हाँ, रैडिको खैतान में भी आपको प्रीमियमाइजेशन का एक थीम दिखेगा। रैडिको का प्रीमियमाइजेशन का सफर 2006 या 7 के आसपास शुरू हुआ था, जब कंपनी ने काफ़ी सारी प्रीमियम ब्रांड्स लॉन्च करी। अब देखिए, ऐसे पिवट या ग्रोथ के लिए कंपनीज को अक्सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या केपेक्स की ज़रूरत होती है, जिससे अक्सर डेट इंक्रीज हो जाता है और कैश फ्लोज कम। और यही हुआ रैडिको खैतान के साथ भी। 2007 से 2014 के बीच में केपेक्स और डेट इंक्रीज के कारण कंपनी ने ऑन एन एवरेज पर एनम 100 करोड़ का कैश बर्न करा एट एन FCF लेवल। पर उसके बाद उन कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की वजह से कंपनी ने ग्रोथ देखी, जिसके कारण कंपनी थोड़ा बहुत डेट रिडक्शन कर पाई और FY15 में कंपनी FCF लेवल पे पॉजिटिव हुई, जो कि अब लगभग डबल होकर 76 करोड़ तक FY22 में पहुंच चुका है, मतलब 12% CAGR एट एन FCF लेवल। और इसी दौरान EBITDA ग्रो हुआ है 10% CAGR। और ये तब हो रहा है जब कंपनी ने अपना ग्रोथ केपेक्स बंद नहीं करा है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, द कंपनी इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग कैश फ्लो जनरेटिव while at the same time investing in growth and reducing debt. अब चलते हैं ग्लोबस स्पिरिट्स की तरफ, जो कि हमारी लिस्ट की तीसरी और आखिरी हार्ड लिकर मैन्युफैक्चरर है। लेकिन कई मामलों में ग्लोबस यूनाइटेड स्पिरिट्स और रैडिको खैतान से काफ़ी अलग है। जहां यूनाइटेड स्पिरिट्स और रैडिको खैतान IMFL कैटेगरी के मार्केट लीडर्स हैं और एक प्रीमियमाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ग्लोबस स्पिरिट्स बल्क अल्कोहल और कंट्री लिकर मैन्युफैक्चर करती है। अब कंट्री लिकर बोले तो देसी ठर्रा। ग्लोबस वैसे तो सिर्फ 30 साल पुरानी कंपनी है, पर वर्टिकली इंटीग्रेटेड होने के कारण ये कई सारे बड़े मैन्युफैक्चरर से भी आगे है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड से मेरा मतलब है कि ये कंपनी ना सिर्फ अल्कोहल मैन्युफैक्चर करती है, बल्कि उसकी बॉटलिंग भी करती है। और ये सिर्फ अपनी ब्रांड्स के लिए नहीं, बल्कि छोटी और बड़ी कई सारी ब्रांड्स के लिए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। इनफैक्ट कंपनी का मेन बिजनेस मॉडल अपनी ब्रांड्स के थ्रू लिकर बेचना है ही नहीं। ग्लोबस का 60% रेवेन्यू तो बल्क अल्कोहल की सेल से ही आता है, और इन्हीं बल्क अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटीज के चलते कंपनी के पास इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी भी है। अनलाइक द अदर 3 कंपनीज दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार, ग्लोबस के ग्रोथ ड्राइवर्स काफ़ी अलग हैं। जहां यूनाइटेड स्पिरिट्स, UBL और रैडिको खैतान की टॉप लाइन और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ एक प्रीमियमाइजेशन के ट्रेंड से ड्राइव होगी, वहीं दूसरी ओर ग्लोबस के ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड बाय 2 वेरी डिफरेंट फैक्टर्स। देखिए, ग्लोबस का मेन प्रोडक्ट क्या है? ENA, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, जो कि ना सिर्फ अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के एंड प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, बल्कि यही ENA हमारे हैंड सैनिटाइजर और पेट्रोल ब्लेंडिंग के लिए भी यूज होता है। अब ये हैंड सैनिटाइजर वाले एंगल को एक सेकंड के लिए भूल जाते हैं, क्योंकि जिस तरह की हमने डिमांड 2020, 21 और कुछ हद तक 22 में भी हैंड सैनिटाइजर्स की देखी, वो आगे जाके हमें नहीं देखने को मिलेगी, एटलीस्ट होपफुली सो। लेकिन ये जो पेट्रोल ब्लेंडिंग का एंगल है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम शुरू कर दिया है। अभी करंटली अक्रॉस द कंट्री पेट्रोल इज ऑलमोस्ट 10% ब्लेंडेड विद इथेनॉल, बट द लॉन्ग टर्म टारगेट फॉर 2025 इज टू गेट टू 20% लेवल। तो ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव ग्लोबस जैसी कंपनीज के लिए एक ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है, क्योंकि एट करंट लेवल्स ऑफ इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया नीड्स अबाउट 500 करोड़ ऑफ एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। तो ये हो सकता है हमारा ग्लोबस के लिए पहला ग्रोथ ड्राइवर। अब ये तो रहा सेगमेंट नंबर 1, जो कि बल्क मैन्युफैक्चरिंग विच अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ द टोटल सेल्स। पर कंपनी का दूसरा सेगमेंट, कंज्यूमर सेगमेंट, अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ द सेल्स। और इस कंज्यूमर सेगमेंट में कंपनी अपने खुद के ब्रांडेड कंट्री लिकर बेचती है अंडर द ब्रांड्स नींबू, नारंगी, घूमर और हीर रांझा, जिनके थ्रू कंपनी कंट्री लिकर को भी प्रीमियमाइज करने की कोशिश कर रही है। और ऐसा करने वाली ये इंडिया की इकलौती लिस्टेड कंपनी है। सो वी कैन एक्सपेक्ट सम ग्रोथ फ्रॉम दिस सेगमेंट एज वेल। चलिए बढ़ते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ।
अपने छोटे साइज और कंटिन्यूस कैपेसिटी एक्सपेंशन के कारण कंपनी की टॉप लाइन पिछले 10 साल में 12% CAGR से बढ़ी है, पिछले 5 साल में 15% CAGR से बढ़ी है और पिछले 3 साल में 17% CAGR से बढ़ी है। LTM दिसंबर 22 में कंपनी ने पहली बार 2000 करोड़ के रेवेन्यू का फिगर क्रॉस किया है, लेकिन एक बल्क मैन्युफैक्चरर होने के कारण अपने कंज्यूमर फेसिंग पीयर से कंपनी का ग्रॉस मार्जिन थोड़ा कम है। जहां यूनाइटेड स्पिरिट्स, UBL और रेडिको खैतान के ग्रॉस मार्जिन्स 45 से 50% के बीच में होते हैं, ग्लोबस के मार्जिन्स 35 से 40% के बीच में रहते हैं। एंड एज अ थंब रूल, अपने कमोडिटाइज बिजनेस नेचर के कारण बल्क मैन्युफैक्चरर्स का ग्रॉस मार्जिन यूजुअली कम ही होता है। ग्लोबस के EBITDA मार्जिन्स को देखें तो कंपनी का EBITDA मार्जिन लगभग 7 से 10-11% के बीच में रहता है, डिपेंडिंग ऑन वेयर द इंडस्ट्री इज इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी प्राइस साइकिल्स। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के बुक्स पे पिछले 7-8 साल से 200 से 250 करोड़ का डेट रहा है, एंड दैट हैज बीन यूज्ड फॉर कैपेसिटी एक्सपेंशंस, प्रोडक्ट लॉन्चेस, प्रोडक्ट R&D and even inorganic growth. In terms of free cash flows, the company has been negative at FCF level for the better part of the last 1 decade. And I think this is expected to remain so at least in the medium term, given the continued investment in capacity expansions and product R&D. Finally, let's talk about the newest kid on the block, Sula Vineyards. सिर्फ 3 महीने पुराना ये स्टॉक फिलहाल तो अपने IPO लेवल्स पे ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन हो सकता है आपको ये कंपनी इंटरेस्टिंग लगे। कंपनी भले ही केवल 20 साल पुरानी हो, पर आज ही इंडिया की वाइन मार्केट में 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर लेके बैठी हुई है। कंपनी के 3 मेन रेवेन्यू सोर्सेज हैं। पहला ओन ब्रांड्स, दूसरा इंपोर्ट्स और तीसरा वाइन टूरिज्म। ओन ब्रांड्स के थ्रू कंपनी अपनी खुद की लोकली मैन्युफैक्चर्ड वाइन बेचती है, एंड दैट अकाउंट्स फॉर 84% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। इंपोर्ट सेगमेंट के थ्रू कंपनी इंटरनेशनल वाइन मैन्युफैक्चरर्स की वाइन बेचती है थ्रू इट्स ओन सेल्स नेटवर्क। ये दोनों सेगमेंट्स लगभग 8% ईच ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। कंपनी की खुद की 50 से भी ज़्यादा ब्रांड्स हैं, जिसको ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड करती है, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस पर बॉटल। ऐसा हमने यूनाइटेड स्पिरिट्स के केस में भी देखा। और ये कैटेगरीज हैं 400 से कम में बिकने वाली पॉपुलर ब्रांड्स, 400 से 700 में बिकने वाली इकोनॉमी, 700 से 950 में बिकने वाली प्रीमियम और 950 से ऊपर में बिकने वाली एलीट। दिसंबर 2022 में कंपनी का IPO करके कंपनी के मेन इन्वेस्टर वर्ल्ड इन्वेस्ट ने अपने पूरे स्टेक से एग्जिट कर लिया। वर्ल्ड इन्वेस्ट ने सुला में 2010 में अपनी पहली इन्वेस्टमेंट करी थी। हालांकि कंपनी के फाउंडर राजीव सामंत आज भी कंपनी में 27% स्टेक होल्डर है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो क्योंकि ये एक रीसेंट IPO है, हमारे पास इनकम स्टेटमेंट के फिगर्स केवल FY19 से ही अवेलेबल हैं। और FY20 और 21 में कंपनी के रेवेन्यूज न सिर्फ कोविड की वजह से डिक्लाइन हुए, बल्कि मैनेजमेंट ने अपने थर्ड पार्टी रेवेन्यूज को कम करने का डिसीजन लिया। इस सब के चलते कंपनी के रेवेन्यूज FY19 में 500 करोड़ से घटकर FY22 में 424 करोड़ पर आ गए थे। और मैनेजमेंट की कोशिश है कि ये थर्ड पार्टी रेवेन्यू डिक्लाइन को अपनी खुद की ब्रांड से कवर करने की कोशिश करें। और इसका पॉजिटिव असर और साथ में पोस्ट कोविड रिकवरी का असर हमने कैलेंडर ईयर 2022 में देखा भी, क्योंकि LTM दिसंबर 2022 में कंपनी के रेवेन्यूज जंप करके 509 करोड़ पर आ चुके हैं। ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो यहाँ भी कंपनी के लो प्रॉफिट थर्ड पार्टी बिजनेस के कम होने के कारण हमें एक पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई देता है। FY19 में जहां कंपनी के ग्रॉस मार्जिन 55-56% हुआ करते थे, अभी LTM दिसंबर 22 में कंपनी के ग्रॉस मार्जिन 72% था। अब क्योंकि सुला अपना रॉ मटेरियल मेनली ग्रेप्स खुद ही मैन्युफैक्चर करती है और इंडिया में एक मार्केट लीडर भी है, तो एक हाई मार्जिन कमांड कर सकती है और इसका पॉजिटिव इफेक्ट हमें EBITDA मार्जिन में भी दिखाई देता है। And apart from the already high gross margins, the company has been working on reducing its operating costs, which has resulted in EBITDA margins growing from 14% in FY19 to over 30% in LTM December 2022. कंपनी की बैलेंस शीट पर करंटली 200 करोड़ का नेट डेट है। और कैश फ्लोज की बात करें तो क्योंकि हमारे पास एक तो डेटा बहुत कम टाइम पीरियड का है और ऊपर से पिछले 3 सालों में कंपनी ने काफ़ी वर्किंग कैपिटल और केपेक्स की फ्लक्चुएशंस देखी हैं, तो हम कंपनी की कैश फ्लो जनरेशन कैपेसिटी पर कोई मटेरियल कमेंट्री नहीं करना चाहेंगे इस वक्त। ओके, नाउ दैट वी हैव कवर्ड ऑल 5 कंपनीज इन ग्रेट डिटेल, लेट्स टॉक अबाउट द जनरल इंडस्ट्री ट्रेंड्स, इंडस्ट्री टेलविंड्स एंड द चैलेंजेस फेस्ड बाय दीज प्लेयर्स। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट मेगा ट्रेंड तो एज यू कैन इमेजिन इज प्रीमियमाइजेशन, और हमने देखा कि ये 5 कंपनीज इस प्रीमियमाइजेशन में कहीं ना कहीं फिट होती हैं।
कोई इस रेस में आगे बढ़ चुका है तो किसी ने रेस अभी शुरू करी है, कोई बहुत महंगे सेगमेंट में रेस खेल रहा है, तो कोई देसी शराब को भी प्रीमियमाइज करने की कोशिश में है। पर जनरल थीम तो यही है कि प्रीमियमाइजेशन इज द वे टू गो। तो माई गेस इज कि आगे आने वाली काफ़ी अर्निंग्स कॉल्स में भी ये कंपनीज प्रीमियमाइजेशन की बात करेंगी। अगेन, थैंक्स टू द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ इनकम्स ऑफ इंडियन सिटीजन। दूसरा बड़ा थीम मेरे हिसाब से रहेगा ऑप्टिमाइजेशन का। फिर वो ऑप्टिमाइजेशन कॉस्ट रिडक्शन करके हो, या डेट रिडक्शन करके हो, या कैपेसिटी एक्सपेंशन करके हो। ये सभी कंपनीज हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स को सेल करने के साथ साथ अपनी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करती नजर आएंगी आप। एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस शुड जनरली लीड टू बेटर मार्जिन्स एंड बेटर कैश फ्लो जनरेशन। एक तीसरी कॉमन टेलविंड की बात करें तो ये सभी कंपनीज अपने सेगमेंट की लीडर्स हैं। कोई महंगी हार्ड लिकर में नंबर 1 है, तो कोई बियर में नंबर 1 है, तो कोई वाइन में नंबर 1 है, तो कोई देसी ठर्रे में नंबर 1 है। नाउ दिस मार्केट लीडरशिप along with tight government regulations and high capital cost requirements for setting up leads to a lot of entry barriers for newcomers in the industry. अब गवर्नमेंट रेगुलेशंस की बात कर ही ली है तो आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी रिमाइंडेड कि ये रेगुलेशंस ना सिर्फ न्यू एंट्रेंट्स के लिए एक एंट्री बैरियर बन जाती हैं, पर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए भी एक बड़ी सिरदर्द हो सकती है। देखिए, अल्कोहलिक बेवरेज इंडस्ट्री एक हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है जहां हर स्टेट के अपने टैक्स रेजिम्स और हर स्टेट के अपने लॉज हैं। कुछ में तो ये कम्प्लीटली बैंड भी है। तो इन रेगुलेशंस में फ्यूचर में अगर कुछ नया चेंज आता है तो दैट कैन इम्पैक्ट द कंज्यूमर डिमांड एज वेल एज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड टॉप लाइन ऑफ दीज कंपनीज। इसके अलावा इस इंडस्ट्री का एक बड़ा रिस्क है कमोडिटी प्राइसेस, जहाँ लगभग सभी बड़े प्लेयर्स प्रीमियमाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं इंडिया की रियलिटी अभी भी यही है कि कंज्यूमर्स आर प्राइस सेंसिटिव। So in an inflationary environment, it can become very difficult for these companies to pass through these cost inflation in terms of price increases, which can impact their margins, as we have seen with some of these companies already. और तीसरा बड़ा रिस्क है हाई डेट लेवल्स। जैसा कि हमने यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूरीज के केस में देखा, हाई डेट levels can lead to bankruptcy-like situation even for a growing company, and this becomes even more riskier for low-margin businesses like Globus. And as a thumb rule, low-margin businesses are highly susceptible to high cash burns in increasing interest rate environments. और लास्ट में एक चीज़ जो आपको इन कंपनीज के फाइनेंशियल्स में कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना है, वो है वर्किंग कैपिटल चेंजेस और केपेक्स। एक्सपेंशन प्लान्स आर गुड, बट दे शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ टेकिंग एक्सेसिवली रिस्की बेट्स। इसके लिए आपको कंपनीज के फ्री कैश फ्लोज मॉनिटर करते रहना है। ये देखते रहना है कि मैनेजमेंट इन एक्सपेंशन केपेक्स को कैसे फाइनेंस करेगी। और फाइनली, जिस एरिया में कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है वहाँ मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज हैं भी या नहीं। सो दैट्स इट, वी आर डन विद द एबीसी ऑफ अल्कोहल बेवरेज कंपनीज। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में कहा था कि इस वीडियो के एंड तक बजाय मैं आपको बताऊं कि कौन सी कंपनी बेस्ट है, आप मुझे बताएंगे कि इस इंडस्ट्री में आपको कौन सी कंपनी सबसे अच्छी लगती है। तो जल्दी से कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको इनमें से किस कंपनी की ग्रोथ स्टोरी सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग लग रही है। बट बिफोर दैट, एज प्रॉमिस, लेट्स टेक अ लुक एट द वैल्यूएशन मैट्रिक्स ऑफ दीज कंपनीज। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अब हम हर कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैट्रिक्स का साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे। इसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और वैल्यूएशन मैट्रिक्स होंगे। और इसमें आप देखेंगे कि मैंने कुछ कंपनीज को रेड में और कुछ को ग्रीन में हाईलाइट किया है। ये कुछ नहीं है, इन कंपनीज को एक तरह से रैंक किया है मैंने, जिसमें ग्रीन में मार्क्ड कंपनी उस मैट्रिक में सबसे बेस्ट है और रेड में मार्क्ड कंपनी उस मैट्रिक में सबसे वर्स्ट। और इसी से हमें एक रेंज का भी अंदाजा मिल जाएगा विद इन दैट मैट्रिक। रेवेन्यू से शुरुआत करें तो हम ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि यूनाइटेड स्पिरिट्स इनमें सबसे बड़ी कंपनी है विद ओवर 10,000 करोड़ इन सेल्स, और सुला सबसे छोटी कंपनी है विद जस्ट ओवर 500 करोड़ इन सेल्स। लेकिन जब बात आ जाती है रेवेन्यू ग्रोथ की, तो हमें दिखता है कि ग्लोबस की सेल्स पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल सभी टाइम पीरियड्स में फास्टेस्ट रही है, जैसा कि हमने पहले देखा भी। लेकिन बाकी कंपनीज की भी बात करें तो अच्छी बात यह है कि पिछले 12 महीने में एटलीस्ट सारी कंपनीज ने ग्रो करा है, ऑब्वियसली एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोस्ट कोविड रिकवरी। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो सुला एक क्लियर विनर नजर आती है इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस मार्जिन्स, एबिटा मार्जिन्स एज वेल एज नेट प्रॉफिट मार्जिन्स। पर इस प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में एटलीस्ट मेरे लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आती है कि डिस्पाइट बीइंग अ बल्क मैन्युफैक्चरर, which is generally a low profitable and commoditized type of business, Globus does not have the lowest EBITDA margins or the lowest net profit margins, despite having the lowest gross margins.
इसका सीधा सीधा मतलब ये निकल के आता है कि कंपनी अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेवल पे काफ़ी इफेक्टिवली कॉस्ट कंट्रोल कर पा रही है। अब बढ़ते हैं हमारे बिल्कुल लास्ट सेगमेंट वैल्यूएशन मैट्रिक्स की तरफ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा स्टॉक फेयरली प्राइस है या कौन सा नहीं, वो आपको जज करना होगा बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव गिवन यू सो फार एंड बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट एंड योर असेसमेंट ऑफ दीज कंपनीज। मार्केट कैप और ईवी यानी कि एंटरप्राइज वैल्यू की बात करें तो इट इज़ जनरली रिफ्लेक्टिव ऑफ ऑल दीज कंपनीज साइजेस एंड स्केल्स। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात दिखाई देती है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि ग्लोबस की सेल्स 16 से 4 गुना ज़्यादा हैं, उसका मार्केट कैप और ईवी 16 से कम है। दिस गोस अगेंस्ट कॉमन लॉजिक, राइट? वेल, डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट थिंग्स। चलिए आपको एक और थंब रूल बताता हूँ। देखिए, जनरली स्पीकिंग ऐसी कंपनीज जिनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हाई होते हैं उनका शेयर प्राइस लो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट वाली कंपनी से ज़्यादा पे ट्रेड कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली शेयर प्राइस है क्या, और जनरली स्पीकिंग अगर वो कंपनी उस लाइफ साइकिल के शुरुआती दौर में है तो उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स थोड़े ज़्यादा ही होंगे। जैसा कि आपने आजकल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के केसेस में देखा भी होगा कि डिस्पाइट द फैक्ट कि ये बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, इनकी वैल्यूएशंस, इनके मार्केट कैप समटाइम्स is more than very well established, old, very profitable, highly cash generative companies. And before you get me wrong, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है या गलत है, वो आपको जज करना है। मैं तो आपको एक फिनोमिनन के बारे में बता रहा हूँ कि ये है। ये हाई या लो वैल्यूएशन मैट्रिक्स आपको इस टेबल के एंड में दिखेंगे, जिसमें लेवरेज की बात करें तो यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूअरीज दोनों ही सबसे आगे हैं विद लेस देन 0 नेट डेट, और सुला की लेवरेज सबसे ज़्यादा है एट 1.5 टाइम्स। EV बाय रेवेन्यू, EV बाय एबिटा और PE की बात करें तो ये सबसे कम ग्लोबस के हैं, और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो कि हम काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो इन समरी, फाइनेंशियल मैट्रिक्स में भी पांचों ही कंपनीज किसी न किसी तरह से स्टैंड आउट करती हैं। जहां यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूअरीज स्केल में सबसे बड़ी हैं, ग्लोबस रीसेंट ग्रोथ में सबसे आगे है। जहां रैडिको खैतान के स्टॉक ने पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, वहीं दूसरी ओर ग्लोबस के स्टॉक ने पिछले 3 ईयर और 5 ईयर रोलिंग पीरियड में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। और जहां एक तरफ सुला एक मार्जिन लीडर है, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबस का स्टॉक सबसे चीपेस्ट मल्टीपल पे अवेलेबल है। सो दैट्स इट, दैट्स द इंडियन लिकर इंडस्ट्री फॉर यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से हर किसी ने इस वीडियो में से एटलीस्ट एक चीज़ तो नहीं सीखी होगी। तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं कि आपको इस वीडियो में सबसे ज़्यादा पसंद क्या आया। तब तक के लिए बाय बाय, लर्निंग बढ़ाते रहिए, अर्निंग अपने आप बढ़ने लगेगी। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.